दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं लेकर आ गया हूँ रीचर सीजन 3 के 7वें एपिसोड को। अगर अब तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उन्हें देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा रीचर का भेद खुल जाता है, इसलिए जब पोली उसको मारने के लिए जाता है तो रीचर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ गुंडे उसको जंगल में मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रीचर उन सबको ही ठिकाने लगा देता है और सुसैन को बुलाकर उसके साथ घर पहुंच जाता है। अब आगे 7th एपिसोड में हम देखते हैं रीचर और सुसैन बोस्टन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों ही टेरेसा की दादी के पास जाते हैं। सुसैन से मिलकर दादी पूछती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। सुसैन बताती है कि ये मेरे साथ क्लिनिक में काउंसलर है। फिर दादी उसको भी अंदर बुला लेती है। अंदर जाने के बाद दादी पूछती है कि क्या टेरेसा का कुछ पता चला। सुसैन कहती है हम सब उसी को ढूंढने में लगे हैं। फिर वो सब एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। दादी पूछती है कि तुम दोनों कब से एक साथ हो। रिचर कहता है कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। फिर दादी कहती है कि मुझे तजुर्बा है, तुम दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हो मामला गड़बड़ लगता है। फिर रिचर कहता है कि ये सिर्फ मेरा जिस्म चाहती है। ये बात सुनकर दादी हंसने लगती है। फिर दादी रिचर को अपनी पोती की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे मेरी पोती से बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ उसने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन वो जरूर एक दिन अपनी सभी गलतियों को सुधारेगी और मेरे पास जरूर आएगी। दूसरी तरफ शिकागो में नीली कास्टोपोलस के पास जाती है और उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहती है कि मैं वही हूँ जिसको मारने के लिए तुमने अपने 2 आदमियों को भेजा था। अब बताओ मुझे तुमने किसके कहने पर उन आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजा था। कास्टोपोलस कहता है जूलियस मैकेब के। फिर नीली कहती है यानी कि क्वीन। फिर वो आदमी कहता है कि जिसको भी उसका ये नाम पता है उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। फिर नीली कहती है और एक अभी मरने वाला है। जानते हो अब क्या होगा? तुम्हारे सारे पड़ोसी सो रहे हैं। फिर गोली की आवाज से सब लोग बाहर आ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारी लाश पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं होंगी। घर पर मेरे लैपटॉप में एक प्रोग्राम है जो ये दिखाएगा कि मैं इस वक्त अपने घर पर ही थी। अब इससे पहले कि मेरा सब्र का बांध टूटे तुम अपनी जुबान खोलो। फिर वो आदमी कहता है कि 5 साल पहले क्वीन शिकागो में था। यहाँ उसने एक फैमिली का बिजनेस हथियाया, लेकिन जब मामला हाथ से निकला और फैमिली ने कहा कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो क्वीन ने उन सभी को मार दिया और यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर वो पोर्टलैंड में चला गया और वहां पर किसी दूसरी फैमिली का बिजनेस हथिया लिया, यानी कि बिजार बाजार। हथियारों का तस्कर अब बन गया कारपेट किंग। अब वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए शूटर भेज रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अब वो शहर बदलने से पहले अपना रास्ता साफ कर रहा है और ये परिवार भी बहुत जल्द मरने वाला है। फिर नीली उसको जोरदार पंच मारती है और कहती है कि अगली बार मुझे मारने के लिए ज्यादा आदमी भेजना। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर और सुसैन दोनों ही कैलिफोर्निया पहुंच गए थे। फिर होटल रूम में वे दोनों एक वीडियो देखते हैं जिसमें क्वीन का एक बायर डेरियन माल का लेन देन कर रहा था। फिर सुसैन रिचर को उसके बारे में डिटेल से बताती है कि इसके पास हथियारों से लैस एक पूरी की पूरी फौज है और ये खुद कभी गोली नहीं चलाता। इसको 20 साल की उम्र में ही 2 बार सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद कभी पकड़ा नहीं गया। फिर वो दोनों डेरियन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और रिचर सुसैन से वादा करता है कि मैं टेरेसा को ढूंढे बिना क्वीन को नहीं मारूंगा। ये बात सुनकर सुसैन इमोशनल हो जाती है और अपना सब कुछ उसे सौंप देती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों डेरियन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। इनको देखकर डेरियन पूछता है कि अब कौन से सरकारी विभाग से मेहमान आए हैं। मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास वारंट तो होगा नहीं, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। फिर रिचर कहता है कि तुमने अभी अभी एक TEA एजेंट को धक्का मारा है जो तुमसे सवाल पूछना चाहती थी। ये एक फेडरल जुर्म है। इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर हम वकीलों से कहकर तारीख पर तारीख डलवाकर तुम्हारी जिंदगी झंड कर देंगे। हम तुम्हें मुजरिम साबित कर ही देंगे और शायद फिर तुम्हें कुछ महीने जेल में ही काटने पड़े। इसलिए बेहतर होगा तुम हमारे साथ चलो, आराम से बैठकर बात करेंगे। फिर डेरियन उन दोनों को अपनी गैलरी में लेकर जाता है। गैलरी का दरवाजा लॉक था, इसलिए रिचर कहता है दरवाजा खोलो वरना तुम्हारा सर पटक कर दरवाजा खोल दूंगा। फिर डेरियन गैलरी का दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। डेरियन कहता है मैं जो भी करता हूँ सब कुछ 1 नंबर में करता हूँ, कोई काला धंधा नहीं। फिर रिचर कहता है कि अगर तुम 3 बार हिंसक अपराध कर दो तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, 2 तो तुम पहले ही कर चुके हो। फिर बीच में बात काटते हुए डेरियन कहता है तीसरा अपराध मैं नहीं करूंगा। फिर रिचर कहता है कि हमने एक डॉक्टर को ढूंढा जिसने तुम्हें हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट दिया था। सुना है तुमने उसको धमकी देकर रिपोर्ट बनवाई है
कि तुम्हारे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है। किसी को धमकी देकर अपना काम करवाना उसको भी हिंसक अपराध ही माना जाता है। तुम तो गए काम से। फिर डेरियन कहता है कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं धमकाया। रिचर कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको धमकाया है कि जैसा मैं कहूँ अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा, इसलिए अब हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। फिर डेरियन कहता है कि अब मुझे तुमसे जान छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। फिर वो लोग डेरियन से बैक के पास फोन करवाते हैं कि मेरा आदमी कल सुबह 10 बजे पैसे लेकर वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर हमने लास्ट टाइम डील की थी। मेरा माल लेकर वहां पर पहुंच जाना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फिर उसके फोन काटते ही सुसैन वहां पर पुलिस बुला लेती है। तभी रिचर कहता है कि अगर तुम कोई इलीगल धंधा नहीं करते तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर कुछ इलीगल मिला तो तुम्हें अपना वकील बुलाना होगा। फिर नेक्स्ट डे रिचर, सुसैन और विल उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेरियन ने बैक को डील के लिए बुलाया था। तभी कुछ ही देर में वहां पर बैक भी आ जाता है। फिर वो अपनी कार से बाहर आता है। उसको देखकर रिचर समझ जाता है कि क्वीन ने जरूर उसका कान काटा है, उसके बेटे की तरह। तभी वहां पर खड़ी कार में से नीली बाहर निकलती है और वो बैक को कहती है कि दिखावा करते रहो, हम हथियार का सौदा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर रिचर ने भेजा है क्योंकि तुमसे बात करने का यही सही तरीका था। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही मारे जाएंगे। तुम्हारे बॉस का असली नाम है क्वीन। तुमसे पहले उसने शिकागो में एक फैमिली का बिजनेस हथियाया था और फिर खतरा महसूस होने पर उसने पूरी फैमिली को ठिकाने लगा दिया और वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। अब वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ भी वही सब कुछ करने वाला है। बैक कहता है मैं कैसे मान लूं। फिर नीली कहती है कि क्वीन ने शिकागो में जिसको मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे मैं वही हूँ। रिचर को जानना है कि अब वो बड़ी डील कब और कहाँ होने वाली है ताकि तुम्हारे मरने से पहले वो क्वीन तक पहुँच जाए। बैक कहता है कि रिचर के जाने के बाद क्वीन मुझ पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अब वो मुझे कोई भी बात नहीं बताता। फिर नीली कहती है कि फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, गुड लक। फिर बैक कहता है रुको, तुम्हें हमारी जान बचानी ही होगी। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उसके खरीदार आज किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं, आसपास के किसी हवाई अड्डे पर। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। फिर नीली कहती है तो पता लगाओ कि ये डील कब और कहाँ कितने बजे होने वाली है और टेरेसा को उसने कहाँ पर छुपा रखा है। फिर बैक पूछता है कि मैं वापस जाकर मैकेब को इस डील के बारे में क्या कहूँगा। नीली कहती है कि जाकर कह देना कि मैंने बहुत कम भाव बोला था, इसलिए तुमने डील नहीं की। फिर बैक कहता है देखो, मरने से अच्छा है मैं जेल में चला जाऊं, लेकिन मेरे बेटे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर नीली कहती है कि रिचर ये बात जानता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन अपने उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर उसने टेरेसा को कैद करके रखा हुआ था। फिर वो टेरेसा को खाने का कुछ सामान देता है और उसके बाद वो उसे नशे का एक इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि तुम तुम्हारे लाल बालों की वजह से जिंदा हो। अगर खरीदारों के लिए तुम्हें अच्छी हालत में रखना जरूरी ना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारे कई बार मजे ले चुका होता और फिर मैं तुम्हारे खूबसूरत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मछलियों की खुराक बना देता। तभी होटल रूम में जाकर वे सभी आपस में बातें करते हैं। रिचर कहता है कि हमारे देश पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है क्योंकि हथियार उनको बेचे जा रहे हैं जिनके रिश्ते अमेरिका के साथ खराब हैं। क्वीन चाहता तो हथियारों की डिलीवरी कहीं भी करवा सकता था, लेकिन उसने हथियारों की डिलीवरी इसी देश में की है, अमेरिका में। एक बार मेरे भाई ने मुझे कहा था होमलैंड सिक्योरिटी के हिसाब से कई 100 स्लीपर सेल अमेरिका में मौजूद रहते हैं। ये खरीदार बैग के हथियार उन स्लीपर सेल को देंगे और फिर स्लीपर सेल के बंदे एक साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर हमला करेंगे। अब इन सबको ये तो पता था कि डील होने वाली है, लेकिन जगह के बारे में नहीं पता था। फिर रिचर नीली के पीछे पीछे दूसरे रूम में जाता है। नीली कहती है कि तुमने तो कहा था कि क्वीन मर चुका है, लेकिन वो फिर से जिंदा कैसे हो गया। रिचर कहता है एक छोटे कैलिबर की गोली और बदकिस्मती से। फिर नीली कहती है कि मैं तुम्हारी पहली असिस्टेंट कॉल से तो नहीं मिली, लेकिन ये जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास थी। रिचर कहता है वो मेरे लिए उतनी ही खास थी जितनी कि तुम हो। फिर नीली कहती है कि क्वीन के आदमी ट्रेंड असैसिन्स हैं जो चुटकियों में हमारा कीमा बना सकते हैं। फिर रिचर कहता है अभी भी समय है, तुम वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। नीली कहती है मैं तो इस काम में तभी शामिल हो गई जब तुम इस मामले में शामिल हुए थे, बल्कि तुम्हें सुसैन को इस काम से दूर रखना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करते हो और उस बूढ़े को भी। रिचर कहता है कि सुसैन को खतरों से खेलने का शौक है, लेकिन उस बूढ़े के पुर्जे चाहे टूटे हों, लेकिन दिल का साफ है। अब जैसी भी है यही हमारी टीम है। अगले सीन में हम देखते हैं बैक अचानक से रिचर्ड के कमरे में जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे देखकर क्या छुपाया है। फिर वो कपड़ा हटाकर देखता है, वहाँ पर एक गन पड़ी थी
ये वही खिलौना गन थी जो रिचर्ड बैक को उसके बर्थडे गिफ्ट में देना चाहता था। फिर रिचर्ड बताता है कि यहाँ पर एक क्रैक आ गया था, बस मैं उसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गन को देखकर बैक खुश हो जाता है और कहता है कि जब मैं 4 साल का था तो ऐसी ही गन लेकर पूरे जंगल में घूमा करता था, काउबॉय की तरह। 4 साल की उम्र में तुम भी मेरे ही जैसे थे, हमेशा खुश रहा करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम उदास रहने लगे। जानते हो मैं जानबूझकर एक घटिया बाप बना ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें बुरा ना लगे। जानता हूँ बहुत ही घटिया लॉजिक है, लेकिन इंसान अपने ही बाप से सीखता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मेरे जाने से दुखी ना हो, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इस दलदल से कभी जिंदा बच पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फिर वे दोनों ही रोने लगते हैं। दूसरी तरफ FBI से जानकारी मिलने के बाद नीली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर खरीदार आने वाले थे और फिर वो उनका पीछा करने लगती है। तभी बैक भी क्वीन से मिलने के लिए अपने ऑफिस में जाता है और कहता है कि माल तैयार है, अब मुझे बताओ माल कहां पर भिजवाना है। फिर बैक कहता है सेल्वेज यार्ड में भेजना है 9 बजे, उसके बाद आकर आराम से अपना बर्थडे केक काट लेना। बैक कहता है कि रिचर्ड मूवी देखने के लिए जाने वाला है। फिर ये बात सुनकर क्वीन बैक के पास जाता है और कहता है कि रिचर्ड कहीं नहीं जाएगा। फिर वो बैक का दूसरा कान पकड़ता है और कहता है कि उसको बचाने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो। बैक कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहीं पर रहे। फिर क्वीन कहता है अब निकल जाओ मेरे ऑफिस से। फिर वहां से बाहर निकलकर बैक रिचर के पास फोन करता है और कहता है कि उसने मुझे डिटेल दे दी है, माल को शहर से बाहर बुलहेड सेल्वेज यार्ड में डिलीवर किया जाएगा रात को 9 बजे मेरी पार्टी के दौरान। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। अगर तुमसे छोटी सी भी चूक हुई तो मैं और मेरा बेटा रिचर्ड दोनों ही मारे जाएंगे। फिर रिचर्ड अपने साथियों को कहता है कि अभी डील में थोड़ा समय है, चलो चलकर जगह देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों उसके साथ नहीं जाते। तभी सुसैन कहती है कि हम दोनों का मानना है कि हमें ATF को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और हम लोग सिर्फ 3 हैं। फिर रिचर्ड कहता है कि ये बात हम पहले से ही जानते थे कि इस काम में खतरा होने वाला है, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे करना है। मैं टेरेसा को ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने भी अपनी साथी को खोया है। सुसैन कहती है हमने भी अपने एक साथी को खोया है, इसलिए ATF वालों को इस मिशन के बारे में जानना जरूरी है। क्वीन का इंसाफ कानून करेगा, लेकिन रिचर्ड कहता है कि उसका इंसाफ मैं करूंगा, उसको कुत्ते की मौत मार के। लेकिन सुसैन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं ATF के साथ मीटिंग फिक्स कर रही हूँ। फिर रिचर्ड कहता है कि मैं अपने लिए एक कॉफी लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ATF की मीटिंग चल रही थी। फिर सीनियर सुसैन को फटकार लगाता है और कहता है कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो जो तुमने इतनी देर से खबर की। हमारा एक एजेंट मर गया है और उसके बारे में हमें पता तक नहीं। अब बताओ मुझे आज का सौदा कहाँ पर होने वाला है, हम अपनी टीम वहाँ पर भेजेंगे। आइजैक तुम इस केस के इंचार्ज होगे। फिर जब वो सब लोग जाने लगते हैं तो विल कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि ATF हम लोगों के साथ मिलकर काम करे। हम यहाँ आपको ये केस सौंपने नहीं आए थे, आपकी तरह हमने भी अपना एजेंट खोया है और मेरी एक खबरी अभी भी उनके पास कैद है। फिर सीनियर कहता है ठीक है, तुम लोग कम से कम 50 गज की दूरी पर एक वैन के अंदर बैठे रहोगे। फिर रिचर्ड कहता है कि क्वीन के कुछ आदमी बैक के घर पर भी होंगे, रिचर्ड पर नजर रखे हुए, ताकि बैक अपना काम सही से करे। आप अपनी एक टीम वहाँ पर भी भेजिए। फिर सीनियर कहता है आप कौन है भाई साहब। फिर सुसैन कहती है ये पहले बैक के घर पर हमारा खबरी था, पहले ये एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर था, ये नहीं चाहता था कि आप लोग इसमें शामिल हो। फिर रिचर्ड कहता है क्योंकि इस सब का मास्टरमाइंड जेवियर क्वीन मेरा शिकार है और मैं ही उसे ठिकाने लगाऊंगा। फिर सीनियर कहता है क्वीन अब हमारा शिकार है, तुम चाहो तो अपने साथियों के साथ वैन में बैठकर तमाशा देख सकते हो, मंजूर है तो ठीक, वरना निकलो यहाँ से। फिर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुसैन वादा करती है कि रिचर्ड हमारे साथ वैन में रहेगा। फिर सीनियर कहता है कि सौदा करते हुए लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हम लोग बैक के घर पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर तुम लोगों का फैलाया रायता साफ करेंगे। सारा काम खत्म होने के बाद तुम लोगों की शिकायत DEA में भी करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी तुम सभी को लेनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड होटल में आराम से लेटा हुआ था। फिर सुसैन उससे पूछती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि क्वीन पकड़ा जाएगा। रिचर्ड कहता है पकड़ा भी गया तो क्या होगा, उसे अच्छा खाना मिलेगा, टीवी मिलेगा और कंबल भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक पलंग भी मिलेगा जो इस पलंग से बेहतर होगा। इसे सजा नहीं कहते, मजा कहते हैं। उसकी सजा मौत है। फिर सुसैन कहती है क्या तुम जानते हो जब वो जेल में होगा तो वो रशियंस जिनको क्वीन से पैसे लेने हैं
वो उसे जेल में ही मार देंगे, लेकिन तुम नहीं चाहते कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई और करे। तुम तो बस उसे मारते वक्त उसकी आंखों में देखना चाहते हो, लेकिन मैं किसी भी हालत में टेरेसा को कुछ नहीं होने दूंगी। अब शाम के करीब 8 बज गए थे और बैक माल की लोडिंग करवा रहा था। फिर वो गंजू चिकना को कहता है कि 9 बजे से पहले सारा माल रेडी करवा देना, मैं पार्टी के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। फिर वो अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके 50वें बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। फिर वो अपने बेटे के रूम में जाता है और उसको तैयार होने में हेल्प करता है। फिर वो अपने बेटे को समझाता है कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, आज रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे प्रॉमिस करो कि 9 बजे तुम अपने रूम में वापस आ जाओगे और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लोगे। रिचर्ड कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है और कहता है चलो अब थोड़ा काम भी कर लें। तभी जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं, एटीएफ जवान उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में बेक ने इन्फॉर्म किया था। रिचर्ड, विल और सुसैन अपनी वैन के अंदर बैठे बैठे उन पर नजर रखे हुए थे। फिर सुसैन उनके कमांडर को कहती है ध्यान रहे, टेरेसा को कुछ भी होना नहीं चाहिए। वालकोट कहता है वादा करता हूँ, टेरेसा मिल गई तो मैं खुद उसको बाहर लेकर आऊंगा। फिर वो भी अड्डे की तरफ चला जाता है। तभी जैसे ही वहाँ पर कार और ट्रक आता है, रिचर्ड वैन से बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं हवा खाने जा रहा हूँ। फिर वो अपनी कार के पास जाता है और उसकी डिग्गी में छुपाई हुई स्नाइपर गन निकालता है और उसको असेंबल करने लगता है। फिर जैसे ही सुसैन वहाँ पर आती है तो वो सुसैन को कहता है वापस वैन में चली जाओ, क्योंकि तुम मानती होगी किसी के ऑर्डर, मैं नहीं मानता। कार से नीचे उतरते ही क्वीन मेरे गन पॉइंट पर होगा। फिर सुसैन कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम उस दिन कॉफी लेने के बहाने गन खरीदने जाओगे। अब एफबीआई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम एक शहर से दूसरे शहर में भागते फिरोगे। फिर रिचर्ड कहती है या तो तुम मुझे जान से मार दो या फिर चुपचाप वैन में चली जाओ। फिर सुसैन वैन में चली जाती है। तभी रिचर्ड नीली के पास फोन करता है और कहता है कि जैसे ही काम हो जाए अपने फोन का सिम निकाल कर फेंक देना और अपना डाटा डिलीट करके हर एक चीज मिटा देना जो पिछले 1 हफ्ते में हमने की है, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम्हारा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। फिर रिचर्ड बताता है कि खरीदार आ गए हैं इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन नीली कहती है खरीदार कहाँ से आ जाएंगे, वो तो यहाँ मेरे सामने है। वहाँ जो भी आया है वो खरीदार नहीं है, क्योंकि खरीदार का तो मैं काफी देर से पीछा कर रही हूँ। इस समय मैं समंदर के किनारे 2 लेन वाली सड़क पर हूँ। फिर रिचर्ड कहता है वो लोग बैक के घर पर जा रहे हैं, यानी कि डील वहीं पर होने वाली है। क्वीन यहाँ नहीं है, ये एक चाल है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।